हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के इस सेशन में हम जो ये सेशन लेने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग सेशन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होता है कि कौन टीचर किस तरह से क्या ले रहा होता है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आप उस क्लास के अंदर नहीं जाओगे, जब तक नहीं डूबोगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन टीचर किस कंटेंट के साथ डील कर रहा है। सो अगर आपको ये जानना है कि कौन सा कंटेंट हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस टीचर का एक्सपीरियंस हमारे लिए काम आ सकता है और कौन सी चीजें हैं जो एग्जाम में हमें बेनिफिट दे सकती हैं, उसके लिए आपको अंदर डीपली जाकर के उन चीजों को गहराई से समझना होगा। यकीनन जो चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्यूरिफाई की हुई चीजें हैं। आप चाहे मान लीजिए एग्जाम में देखी हुई चीजें हैं, कौन कौन से एग्जाम में आई हैं, आप गूगल मान लीजिए, यूट्यूब मान लीजिए, जहां भी जितना भी पॉसिबल हो सकता है सब जगह से तरीके से बढ़िया अच्छे लेवल पर उनको प्यूरिफाई करके हम आपके सामने रखते हैं ताकि आप एक अच्छे कंटेंट के साथ डील करें। और जो चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं, यकीनन अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप उन एग्जाम में उनको फील करके देखोगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी सच में जो चीज हमने पढ़ी थी या जो चीज सर ने अपनी उस क्लास में हमें दी थी वो सच में रिजल्ट ओरिएंटेड थी। मतलब वो वास्तव में काम की थी। लेकिन कई बार हम अपने मतलब बाहरी अपीयरेंस, वो जो हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग 50 तरह के फालतू डिसीजन ले लेते हैं। यार ठीक है, बढ़वा दो, नहीं है, राइट ना। कई बार चीजें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन उनमें आपको इतना मजा नहीं आ रहा होता है और हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमें अब मजा नहीं, हमें उन चीजों के साथ बढ़िया तरीके से, उन अच्छे तरीके से उनके साथ डील करके अपने एग्जाम को क्लियर करने का हमेशा ये जज्बा बनाए रखना है। तो दोस्तों, मेक श्योर कि मैं श्योर हूं, यकीन मानेंगे आप मेरी बात का, राइट। जो कंटेंट, जो स्ट्रेटेजी हम आपके सामने रख रहे हैं उसको आप फॉलो करोगे ताकि आप उसे फॉलो करके ब्लेस्ड फील कर सकें। यहां अनअकैडमी में बहुत अच्छी चीजें हैं। आप किसी भी एक टीचर का अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, उसके साथ बाकी के उस कोर्स में जितने भी टीचर हैं उन सब की भी आपको क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी। तो 2 मिनट में ले लेता हूं, इससे पहले कि सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ें। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे कि किस तरह से आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन लेना है, किस तरह से इन इंडिया की टॉप मतलब जो फैकल्टीज हैं, एजुकेटर हैं, उनके साथ कैसे आपको जुड़ना है, हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। तो दोस्तों, प्ले स्टोर पे जाओ, आप वहां जाने के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करो और उसको इंस्टॉल करके आपको अपना गोल चूज करना है और सब्सक्रिप्शन में जाना है। जैसे मान लो आप आरपीएससी ले रहे हो, यूपीएससी ले रहे हो, फिर मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, 12 मंथ या 24 मंथ। उसके बाद में पेमेंट करते समय आप देख लीजिए 12 मंथ या 24 मंथ के प्राइस में कितना डिफरेंस है। मान लो आप 12 मंथ का ले रहे हो, आप पेमेंट करते समय लाइव रॉइड प्रोमो कोड आप वहां लगा रहे हो, कॉलम में लाइव रॉइड प्रोमो कोड, तो आपको वहाँ 10% भी आपको वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा इस प्रोमो कोड को लगाने से। तो वही जो आपका कोर्स है 6300 वहाँ आपको पड़ जाएगा। अच्छा, अनअकैडमी आपको ये सारी चीजें दे रहा है, डेली लाइव क्लासेस दे रहा है, लाइव टेस्ट क्विज़ेस दे रहा है, स्ट्रक्चर कोर्सेज दे रहा है, अनलिमिटेड एक्सेस दे रहा है। ये सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी जहां आप मतलब जितनी बार चाहें आप उन चीजों के साथ में राइट ना प्लेबैक करके, फॉरवर्ड करके, पॉज करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो वीडियो के साथ डाउनलोड करके। इज दैट क्लियर? तो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज सेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप पढ़ रहे दोस्तों अजीत रॉय, मेमोरी एक्सपर्ट के साथ। I have taught in many renowned institutes. My objective is to provide result-oriented classes so that learners may make the grade. तो आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। Let's start this amazing session. Right. बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। इसलिए जरूरी कामों को ना टालें, जो करना है उसको करने की ठाने। दोस्तों, हमारी आत्मा को सब पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन मन को समझ पाना या मन को समझाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए हम अपने मन को कभी नहीं समझा पाते, राइट ना। यही कारण है कि हम आलस के 50 तरह की चीजों के शिकार बढ़ते जाते हैं, राइट। अपनी एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरह की हो गई कि हमें तो सुकून ही नहीं मिलता, पेशेंस नहीं है, या यूं कहो कि मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है चीजों में। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, यू नो व्हाट। तो ये हमारा मतलब आप इस बात को आज से ही
जो मैं बोलने जा रहा हूं ना उसको आज से अपने दिमाग में इस बात को बैठा लेना कि ये सच बात है कि बहाने आपको कुछ पल की ही खुशी देते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। इसलिए प्लीज बहानों से बच जाइए। अगर आप जिंदगी में सुकून चाहते हो ना, राइट, तो आप बहानों से बचो। अपने दिल की बात, अपने दिल की जो बात है, आप जो आत्मा आपकी कह रही है उसकी सुनो, मन की मत सुनो। इज दैट क्लियर? तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। कॉपियर्स, बहुत ज्यादा लड़कियां ऐसी होती हैं, राइट, बहुत समझदार लड़कियां जो होती हैं अमीर और सफल लड़कों के पीछे नहीं भागती। ध्यान रखना, समझदार लड़कियां अमीर और सफल लड़कों के पीछे नहीं भागती, बल्कि वे खुद को सफल बनाने के लिए इतनी मेहनत करती है कि लोग उनको फॉलो करें। तो इसलिए आज से आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको कहीं किसी को फॉलो ना करना पड़े, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दुनिया आपको फॉलो करे, इस लेवल पर आके आपको काम करना है, इस लेवल पे आपको पहुंचना है कि जहां लोग आपको फॉलो करें। इज दैट क्लियर? तो देखिए मैं आपको बता दूं, यूएसए में कॉपी पीने वालों की जो संख्या है, जो मात्रा है यूएस में, वो बहुत ज्यादा है, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में यूएसए में मतलब कॉपी पीने वालों की संख्या पाई जाती है। बड़ा शब्द, बड़ा ही प्यारा शब्द है यूएसए में कॉपी, कॉफी, कॉफी बोले तो कॉफी, तो मैं इसको कॉफी मान लेता हूं। तो कॉफी पीने वालों की जो संख्या है ना यूएसए में, सच में बहुत ज्यादा है। कॉफी पीने वालों की संख्या यूएस में बहुत ज्यादा है, प्रचुर मात्रा में कॉफी पीने वाले वहां आपको मिलेंगे। प्रचुर हम इसे कह सकते हैं, अधिक इसे हम कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? प्रचुर आप कह सकते हो, अधिक कह सकते हो, आप इसे बहुत कह लो, अ लॉट ऑफ कह लो, राइट ना, लार्ज कह लो, मच कह लो, एक्स्ट्रा कह लो, इमेंस कह लो। कॉपियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो मैं इसको आपको और अच्छी तरह से कई सारे सिनोनिम के साथ साथ इसके बारे में मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि खुद अपने मतलब ये एक्चुअल में खुद शब्द क्या है, इसका नाउन क्या है। तो वो सब बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसको यूज कहाँ करते हैं, राइट, फिर हम इसके सिनोनिम की बात करेंगे। तो ओवरऑल हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अब्यूंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। तो देखो मैं यहां लिख ही देता हूं, अबुंडेंट इन सप्लाई, अब्यूंडेंट इन सप्लाई, बने रहो, देखते रहो, राइट, मुझे समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट। क्वालिटी, अब्यूंडेंट इन सप्लाई और क्वालिटी, यानी कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि अब्यूंडेंट का मतलब है बहुत ज्यादा, चाहे वो सप्लाई में बहुत ज्यादा हो चाहे वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हो। फिलहाल मैं बात करता हूं इसकी तरीके से, इधर कुछ चीजें हैं जो आपको जान लेना जरूरी है। तो जरा देखिए, सबसे पहले तो गाइस मैं आपको इसके कुछ सिनोनिम बता देता हूं, ठीक है। सिनोनिम तो बाद में बता लेंगे, एक काम करते हैं, पहले मैं इस वर्ड की सारी आपको डिटेल दे देता हूं। वापस से बन जा, इस वर्ड की डिटेल कौन कौन सी हो सकती है वो सब देखिए आप। मैं आपको इसकी तीनों फॉर्म बता देता हूं, एडजेक्टिव फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म, इज दैट क्लियर, और आपको बता देता हूं इसकी नाउन फॉर्म, ठीक है। तीनों चीजें। अब पहले देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली में ये खुद अपने आप में जो शब्द है ये आपका एडजेक्टिव है, कॉपियस। तो मैं यहां लिख देता हूं एडजेक्टिव फॉर्म, इंपॉर्टेंट शब्द है वैसे ये, राइट ना। उसके बाद हम बात करेंगे एडवर्ब की कि एक्चुअली में इसका एडवर्ब क्या है। फिर हम बात कर लेंगे थोड़ा सा, अगर आपको समय मिल जाएगी तो बोले तो इसके नाउन की। तीन चीजों की अपन बात करेंगे, एडजेक्टिव, अच्छा, एडवर्ब और नाउन। तो एडजेक्टिव के सेंस में मैं आपको क्या कहूं, आप खुद समझदार हैं, कॉपियस ये इसका एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब के सेंस में इसमें एल वाई आपको लगाना है, COPIOUSLY आपको करना है, कॉपियसली हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कॉपियसली हो जाएगा। अच्छा एक काम और करते हैं, राइट। अच्छा एक और चीज ध्यान रखें, इसमें जो नाउन है वो बड़ी प्यारी है, NESS लगा करके हम इसके नाउन बना लेंगे। सबसे पहले आपको ये कॉपियस वर्ड लिखना है, कॉपियस लिखने के बाद आप इसमें NEES लिख दीजिए, कॉपियसनेस आपके सामने ये वर्ड निकल के आ जाएगा। तो आपके सामने ये तीन फॉर्म हो गई हैं, और ये तीनों फॉर्म आपको ध्यान रखनी है गाइस। कौन कौन सी बोले तो एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है और नाउन क्या है। इज दैट क्लियर? अच्छा, प्लेंटीफुल, एडजेक्टिव के सेंस में हम कह सकते हैं प्लेंटीफुल। तो देखिए वापस से मेरे साथ बने रहिए, बताइए
सबसे पहले तो आपने जो वर्ड मैं बता रहा हूं कॉपियस, उसकी आपने फॉर्म देखी एडजेक्टिव। तो ये जो हमने इधर लिखी है ये आपकी एडजेक्टिव फॉर्म है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, इधर देखिए आपके सामने ये जो मैंने यहाँ लिया है आगे चल करके इस वाले छोर पर, राइट ना, ये आपका राइट हैंड है, बोले तो कॉपियसनेस। तो ये कॉपियसनेस जो वर्ड है एक्चुअली में नाउन है, NESS इसमें लिखा हुआ है, राइट ना, लगा हुआ है। और यहाँ तो ये बीच वाला तो आपको दिखाई दे रहा है एडवर्ब। इज दैट क्लियर? फाइनली आपको ये बात समझ में आ गई है। हम आगे चलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत, विपुल, प्रचुर, बहुत, मतलब उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। और बाकी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल भी देता हूं मैं, राइट ना। आप हर एक चीज को तरीके से समझते चलो। तो देखिए, मुझे यहाँ ये पेन लेना पड़ेगा और मुझे आपको इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें बतानी है। फिलहाल तो आप इसको इतना ध्यान रखें कि एक्चुअली में बंटी ने बहुत ज्यादा पी लिया, फुल, बंटी फुल टुल है। तो BOUNTIFUL, तो यहां ये बन रहा है कि बंटी ने फुल पी है। फुल बोले तो बहुत ज्यादा, तो हम इसकी ट्रिक बनाएंगे, बंटी ने बहुत ज्यादा पी है, यानी फुली बोले तो टुल है। ये इसकी ट्रिक मैंने बना दी इस वर्ड को याद करने की, कि बंटी ने बहुत ज्यादा पी है यानी वो फुली टुल है। ध्यान रखेंगे आप इस वर्ड का, हाँ या ना? अच्छा, एक और वर्ड मैं इसी के साथ में यहां लिखूंगा, प्लेंटीफुल। इसको आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसकी ट्रिक प्लेंटीफुल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस वर्ड, सुना है उन्होंने, प्लेंटीफुल का यूज करते हैं, राइट ना। अब्यूंडेंट आपने सुना होगा, अब्यूंडेंट, राइट। एक्चुअली में ये इसके सिनोनिम है। अब इसके साथ साथ आप अगर ज्यादा बात करोगे ना तो आप इसके लिए एक्स्ट्रा, मोर, मच, राइट ना, या फिर बहुत ज्यादा के सेंस में इमेंस या इस तरह के वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या मतलब है फालतू की चीजें सीखने का। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, राइट ना, इक्वल का निशान लगा करके हमने कर दिया दुनिया की सबसे बड़ी गलती। क्योंकि इक्वल तो तब लगाते हैं जब हमें उसके बाद कुछ लिखना होता है, तो हम ये इक्वल का जो साइन है इसको यहाँ से हटा देंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा को आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ रेड पेन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये आपको कल नहीं दिख रहा था, इसलिए हम जो पेन लेंगे वो यही वाला लेंगे जो आपको दिख जाए। तो मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, राइट ना। तो सबसे पहले क्या आप ये जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनको नीड होती है, जरूरत होती है, कॉपियस बोले तो प्रचुर मात्रा में सनशाइन की। बिल्कुल, अगर आप नहीं जानते हैं तो भी आप ये बात जान लीजिए कि आप जानते हैं, और जानते हैं तो आप भी, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, मैंने ये बता दिया, आप कह सकते हो सीमा, सीमा टुक नोट्स, राइट ना। और हम एक काम करते हैं कि सीमा ने नोट्स लिए, या फिर सीमा ने चाय ली, राइट ना, या सीमा ने कुछ भी लिया। तो आप यहाँ आप एक काम कीजिए, क्योंकि एडजेक्टिव है ना तो वो नाउन से पहले लगाना पड़ेगा, तो मुझे एक्चुअली में इसको पहले ही लेना पड़ेगा कॉपियस को। तो मैं कॉपियस यहाँ पहले लिख देता हूँ, COPIOUS, क्योंकि कॉपियस बोले तो नाउन से पहले आएगा। अब मैं आराम से लिख सकता हूँ, बोले तो प्रचुर मात्रा में उन्होंने नाउन, मतलब अरे यार पेन आ जाए यार जो चाहिए, बोले तो नोट्स उसने लिए बहुत ज्यादा। तो इज दैट क्लियर? तो फाइनली आप इस बात को समझें, कॉपियस मीन्स वास्ट इन क्वांटिटी और नंबर। ध्यान रखना, कॉपियस मीन्स, कॉपियस मीन्स वास्ट इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में जो चीज बहुत ज्यादा है, वास्ट है, या नंबर में कोई चीज ज्यादा है और नंबर में कोई चीज ज्यादा है, उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। आप प्रोफ्यूज कहो, अब्यूंडेंट कहो, इज दैट क्लियर और नॉट, या फिर कोई प्लेस बड़े लार्ज स्केल पे आप उसको ले रहे हो, तो सेंस में हम इसको बोले तो बहुत बड़े लेवल के सेंस में हम इसको काम में लेते हैं, यानी कि लार्ज इन नंबर या क्वांटिटी स्पेशली ऑफ डिस्कोर्स, यू नो। तो आप कह सकते हो, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी हम कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो फाइनली हमें प्लेंटीफुल आपको समझ में आ गया, इसका प्लेंटीफुल होता है, आया ना, कह दो फूड इज प्लेंटीफुल, भोजन बहुत ज्यादा है, राइट ना, फूड इज प्लेंटीफुल कह लो आप इसको। इज दैट क्लियर? तो मतलब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, समझना है आपको
कि अब्यूडेंट कह लो, प्लेंटीफुल कह लो, राइट ना। तो ये क्वांटिटी और नंबर में अगर कोई चीज ज्यादा है तो ये कॉपियस वर्ड यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? चाहे आप प्रोफ्यूज कह लो या फुल कह लो या बम्फर कह लो, है ना, या मैनी कह लो या नंबरस कह लो, या मैंने आपको बताया कि आपकी फैन गैलरी में, राइट ना, GALORE, फैन जो आपकी फोन गैलरी है उसमें आपके फोटोज की जो अधिकता है वो ज्यादा है, राइट ना, ये भी आप कह सकते हो, राइट ना। फुल सम कह लो आप, अब्यूंडेंस मैंने आपको बता दिया, मैनी आपको मैंने बता दिया, बम्फर मैंने आपको बता दिया। अगर ये कभी पूछा भी जाएगा ना इसका, राइट ना, तो इसका एक्चुअली में नंबरस दे दिया जाएगा ऑप्शन में, या फिर मैनी दे दिया जाएगा, मस्त दे दिया जाएगा। तो इस तरह से पूछ करके आपके माथे को खाने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि भैया लार्ज बोले तो क्वांटिटी या नंबर में कोई बहुत ज्यादा है, वास्ट है, हम उस सेंस में इसको यूज करते हैं। तो फाइनली मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत ज्यादा कॉपियस सप्लाई करने वाला हूं, राइट ना। इतने सारे शब्द आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, राइट ना, कि आप पढ़ करके बोले तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का आसान रास्ता ढूंढ सकते हो। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ध्यान रखना, आपके जीवन में अगर कभी भी लगे कि आपके मतलब कॉपियस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कोई दुख है, तो एक बात याद रखो हमेशा, अच्छा जीवन पाने के लिए ना बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। इसलिए कभी ना डरना है ना कभी भागना है, आपको बस करते रहना है चीजों को। मुझे पता है ये सारी चीजें आपको पता है, बस कह देने में मेरा क्या जा रहा है, मुझे खुशी मिल जाती है कि मैंने आपको ये बात बोली, है ना। खैर कोई बात नहीं। अब एक अगला वर्ड ले लिया हमने साहब, ये वर्ड इतना खतरनाक है। तो इसमें ये देखो, ये क्या बन रहा है, कॉर। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं ना, ये जो कॉर है ना, इससे सीधा सीधा आपको कार दिख रहा होगा। लेकिन ये जो पुल वर्ड है ना, पुल, इस पुल को मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा, और दो भागों में डिवाइड करने के बाद आपको समझाऊंगा। जस्ट ए मिनट गाइस। मैं इसको दो भागों में डिवाइड करता हूं। कॉर्पुलेंट वर्ड है, ये बहुत प्यारा है। मैं इसकी दो चीजें आपके सामने रख रहा हूं, और वो दो चीजें कौन कौन सी देखिए। डेफिनेटली आपको यहां समझ में आ जाएगा कि एक तो ये पुल बोले तो खींचना, बोलो हाँ, और दूसरा इससे हम बनाएंगे FUL बोले तो फुल, बोले तो खींचना, और फुल बोले तो पूरी तरह से, राइट। उस आंटी को जो एंट्री करना चाह रही है कार में, मान लो कोई कार है, जस्ट इमेजिन कि उस कार के गेट में कोई बहुत ही जबरदस्त मोटी चर्बी युक्त एक महिला प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप फुल्ली पूरी ताकत से उसे पुल खींचने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो उस गेट में एंट्री लेगी, अगर वो उस गेट में एंट्री लेगी तो वो गेट ही रहेगा या फिर वो उसकी चर्बी। तो ऐसी स्थिति में जब कोई कार में आप फुली मोटी आंटी को एंटर होते देखोगे तो आप उसे खींचने की कोशिश करोगे, इसलिए क्योंकि कहीं उसके मोटापे से, चर्बीयुक्त शरीर से बेचारी कार का सत्यानाश ना हो जाए। तो इसलिए कॉर्पुलेंट का मतलब हमने लिया है यहां क्या, मोटा तथा भारी। तो जस्ट इमेजिन करो कि देखो मैं एक कार बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक कार है, हालांकि मैं देखो पैदाइशी वो नहीं हूं, बट मैं कोशिश करूंगा कि कार अच्छी बने। इज दैट क्लियर? ये मैंने इस कार को बनाने की कोशिश की है, जरा देखिए। तो दोस्तों इस कार का यहाँ कोई गेट है, राइट ना, इस कार का कोई गेट है इस जगह पे, और इस जगह पे इस गेट में कोई बहुत ही विचित्र और भयंकर वाली महिला अगर एंट्री करने की कोशिश करेगी तो कार कहाँ बचेगी, आप सोच के देखो आप। हाँ, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हो गया कि जो कार में फुली एंट्री लेगा उस मोटे आदमी को हम कार से बाहर खींच देंगे, हम उसे कतई नहीं अंदर घुसने देंगे। अब ये वर्ड यू नो व्हाट, ये आपका वर्ड एडजेक्टिव है। देखो ये वर्ड आपका एडजेक्टिव है, और मुझे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि बेटा जब भी इस वर्ड को पढ़ाए
तो इसकी नाउन जरूर बता देना। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसकी नाउन भी मैं आपको बता दूं, कॉर्प्यूलेंस। तो आपको ये भी पता होना चाहिए एक्चुअली में किस वर्ड की नाउन क्या होती है, कॉर्प्यूलेंस, जिसका मतलब होता है मोटापन। इज दैट क्लियर? तो किसी भी वर्ड से किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई लेना देना नहीं है, जितने भी पात्र मैं काम में ले रहा हूं वो सारे काल्पनिक हैं। तो मैं इसकी और अच्छी डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूं। आपको ये समझ में आ गया, कार में फुल मोटी थुलथुल आंटी, पिलपिली आंटी बोले तो एंट्री करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि ये मतलब एक ऐसा पर्सन हु इज वेरी फैट, यू नो। तो ओवरऑल हम उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखना। तो देखिए मैं इसकी एक एक चीज आपको समझाता हूं इधर। तो सबसे पहले तो हम इसको कहेंगे फैट, मोटा। इज दैट क्लियर? वर्ड है आपके पास में कॉर्प्यूलेंट, जिसके लिए मुझे येलो पेन लेना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा इतने सुंदर तरीके से ताकि आपको देखने का भी मन करे। कॉर्प्यूलेंट का मतलब आपने देखा फैट, जिसका मतलब है एक ऐसा कोई भी जो चर्बी युक्त हो, या फिर यूं कहो चर्बी युक्त की बात कर लो, या फिर स्थूल की बात कर लो, या फिर मोटा की बात कर लो। वो मोटा व्यक्ति, मांसल, जिसमें मांस ही मांस बोले तो दिखाई दे, राइट ना, उसको हम कहेंगे कॉर्प्यूलेंट। इज दैट क्लियर? प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए कॉर्प्यूलेंट, और मुझे भी इसके प्रोनाउंसिएशन कम ही आते हैं, बट फिर भी मैं कोशिश तो करता ही हूं आपको बता दूं पुर्शी। इज दैट क्लियर? अच्छा चलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि देखिए मैंने यहां दिया ACORPULENT, या कॉर्प्यूलेंट ओल्ड मैन, भारी थुलथुल, बहुत ही भारी या मोटा थुलथुल आदमी आया ना, राइट ना। मोटा तथा भारी दोनों चीज इसमें आप ले सकते हो। तो यू कैन से, यानी कि बोले तो सुषमा, ठीक है सुषमा कहेंगे या कह लो, ठीक है मैं एक्चुअली में सेंटेंस ही बदल देता हूं, सी की जगह हम ले लेते हैं हर। अरे रुक जाइए, आई जस्ट वांट पेन। मैं यहां देखिए गाइस में ले रहा हूं हर, राइट ना, कॉर्प्यूलेंट, हर कॉर्प्यूलेंट। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको राइटिंग में कुछ गड़बड़ लगे तो आप मुझे बता देना, बाजार खुल गया, मैं नई राइटिंग बाजार से मंगवा लूंगा। डज नॉट अलाउ, कॉर्प्यूलेंट डज नॉट अलाउ हर, हर कॉर्प्यूलेंट बॉडी डज नॉट अलाउ हर, उसकी जो मोटी बहुत भारी भरकम जो बॉडी है, डज नॉट अलाउ हर, उसको अलाउ नहीं करती है टू रन फास्ट, बोले तो तेज दौड़ना, उसकी जो मोटी थुलथुल बॉडी है वो उसको अलाउ नहीं करती है। इज दैट क्लियर? ये इसका बहुत ही प्यारा अच्छा इसका एग्जांपल था। इसके मैं आपको बता दूं, राइट ना, एक्सेसिवली फैट जिसे हम कहते हैं, आ वेटी मैन आप कह सकते हो। इज दैट क्लियर? तो मतलब इसके कुछ सिनोनिम है, आप मीटी कह सकते हो, हैवी कह सकते हो, बल्कि कह सकते हो। खैर हमें क्या मतलब है, हमें तो व्हाइट पेन से मतलब है, और हम लिखेंगे कुछ अच्छे अच्छे वर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तो आपका ये फैट है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो बोले तो इसका वर्ड आ जाएगा हैवी। इज दैट क्लियर? और भी हम आगे चलेंगे तो इसका वर्ड आ जाएगा बल्कि। देखते जाइए, ये सब भारी से रिलेटेड हैं, राइट ना। और भी आगे चलोगे तो जो बहुत ज्यादा मीटी मीट दिखाई दे, मीटी आया ना, ये लो साहब। अच्छा और भी अगर आप बातें करो, और भी अगर यकीन ना मानो तो आप टबी कह लो, बोले तो TUBB, टबी कह लो। यानी कि ओवरऑल पॉर्की भी इसका होता है, पॉर्की ले लो, स्टाउट ले लो, है ना, ओबिश ले लो, ठीक है, यू नो व्हाट। अब मैं ठीक है यार, अब मैं क्या कहूंगा, ओवरऑल मतलब ये लोग जो होते हैं ओवर वेट होते हैं, WEIGHT। इज दैट क्लियर? खैर हमें क्या मतलब है, अगर ओवर वेट हैं तो होंगे, अपना खाते हैं भैया, राइट और रॉन्ग। कौन फेड होते हैं, मूवी देखने जाते हैं, कौन मंगाते हैं तो कौन फेड हो जाते हैं, तो CORNFED, कॉन्फेड। हालांकि ठीक है बहुत सारे वर्ड इस दुनिया में हैं, फिलहाल तो आपको इतना ध्यान रखना है सिनोनिम की जहां बात आ जाए, एक ऐसा व्यक्ति जो वेल कवर्ड हो, अच्छी तरह से कवर्ड हो रखा हो चारों तरफ से, वेल कवर्ड आप इसे कह सकते हो, है ना। ये लोग बड़े पहुंची हुई चीज होते हैं, बहुत ही पहुंची हुई चीज होती है ये लोगों की। अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो PAUNCHY, ये बड़े पहुंची लोग होते हैं। PAUNCHY भी इसका होता है ओवरवेट, मैंने आपको समझाया ओवरवेट। खैर कोई बात नहीं, रॉली पॉली हो गई यार। अरे यार मैंने देखा एक रॉली नाम की लड़की बड़ी पॉली हो रखी है, तो रॉली, व्हाई आर यू पॉली, रॉली इज पॉली, इसका मतलब रॉली पॉली भी मोटा भारी भरकम
ये भी इसका होता है। बताइए आप। मतलब कहने का मतलब यह है, मैंने इतनी सारी चीजों को समझाने के लिए मैंने करोड़ों रुपए खाए हैं। अरे डगर मतलब उनको डकर गया मैं, करोड़ों रुपए खा गया मैं, खर्च कर दिए मैंने करोड़ों रुपए। सच बता रहा हूँ, 6 कर दिए मैंने, मतलब 6 बोले तो मैंने करोड़ों रुपए घर वालों ने दिए हैं, उनको मैं खा गया हूँ। लेकिन फिर भी आज की स्थिति मेरी पता है क्या है? जब भी कोई टीचर मुझसे पूछता है बेटा तुम कॉलेज किस लिए आते हो, और जवाब हम जब देते हैं ना कि मैडम विद्या के लिए, तो जब टीचर वापस हमसे पूछती हैं तो आज तुम सो क्यों रहे हो, तो हम करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जवाब देते हैं मैडम आज विद्या नहीं आई इसलिए सो रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोगों ने हमारी जिंदगी में इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में भी हम वहां विद्या के लिए जाते, लेकिन उस विद्या के लिए नहीं जाते जो विद्या आप सोच रहे हो। तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए हम घर वालों के खा गए, फिर भी उसके बाद में हम लोगों को 1% भी दया नहीं आती घर वालों पे। सोचने वाली बात तो ये है। तो देखो करोड़ों है ना, करोड़, आप इस वर्ड को देखो, आपको अगर ये वर्ड दिखाई दे रहा है ना करोड़, ये करोड़ों जैसा आपको लगेगा और आप ये कहो कि गुरुदेव बात तो सही है, हमने हमारे घर वालों के करोड़ों रुपए खा लिए, बोले तो खा जाना। हमने हमारे घर वालों के पैसों को बोले तो छह कर दिया। छह करना, छह करना इज दैट, ओवरऑल ध्यान रखना एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है और ये क्रिया भी है, राइट ना। लेकिन ये नहीं है, इससे बनाएंगे हम। तो प्लीज फिलहाल तो करोड़ जो वर्ड है वो वर्ब है जिसका मतलब होता है छह करना, खर्च करना या खो जाना, मतलब खा जाना। अरे खो जाना नहीं, खा जाना। भाई साहब देखो ये ऊपर गलती से लगाए ना, खा जाना होता है, खो जाना नहीं होता है। कैसी बात कर रहे हो यार। या आप ये कह सकते हो साहब गुरुदेव एक और चीज हमने समझ ली है कि हमने हमारे घर वालों के रुपए, करोड़ों रुपए हम खा गए, या हमने घर वालों के करोड़ों रुपए बिगाड़ दिए। बिगाड़ना भी आप कह सकते हो। आप एक एक वर्ड को समझो तो जरा। बिगाड़ना पहला काम, यू कैन से हमने घर वालों के करोड़ों रुपए खा लिए, हमने घर वालों के पैसों को छह कर दिया। तो ओवरऑल यहाँ इस मतलब ये जो बात है इसको यहां से देखिए। तो पहला करोड़ों रुपए, इधर से देखते जाइए, करोड़ों रुपए का हमने क्या कर दिया, छह। दूसरा करोड़ों रुपए हम घर वालों के खा गए, स्टिल अभी भी हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, बोलो है ना। तो बेचारे घर वाले तो हमसे लड़ेंगे ना, तो ये हो गया बिगाड़ना। फिलहाल हम इस वर्ड की तरीके से तहकीकात करते हुए इसकी जड़ में जाएंगे कि हम इसको किस किस सेंस में यूज कर सकते हैं, किस किस सेंस में हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो हम सारी चीज देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे इसका नाउन क्या होता है, इसका एडजेक्टिव क्या होता है और ये स्वयं क्या है। हम ये सारी चीज तरीके से देखेंगे। तो जरा देखिए, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और आप जरा इसको गौर फरमाइए। आप कहोगे कि सर यस, ये तो मजा ही आ जाएगा इस तरह से अगर हम लिख दें ना इसमें। तो मैं कह रहा हूं ना, आप इतने प्यारे तरीके से चीजें सीख जाओगे कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। खैर अपन को क्या मतलब है, अपन तो व्हाइट पेन लेकर के और इसके एक बीच में लाइन खींच के तीनों शब्दों को येलो पेन से लिखते हुए आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे भैया इसकी वर्ब क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे भैया इसकी नाउन क्या होती है, और फिर गुस्से में आकर के वी विल टॉक अबाउट द एडजेक्टिव कि इसका एडजेक्टिव क्या होता है। और ऐसी बात तो है नहीं कि आप पढ़ो और आपको समझ में नहीं आए। तो देखो एक एक चीज लिखेंगे। अगर मैं वर्ब की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, ये स्वयं श्री श्री 1008 स्वयं महाराज करोड़ों महाराज, ये जो आप देख रहे हैं ये खुद वर्ब है, ये खुद वर्ब है। और अगर हम बात करें इनकी नाउन की, तो कोरोसन इसकी नाउन होती है, CORROSIN, कोरोसन। एक्चुअली में जहां डबल लेटर आपको दिखाई दे ना, उसको कभी ऐसे नहीं बोलते देखा जाए तो इंग्लिश में, मतलब डबल आर डबल एल कभी नहीं, हम हमेशा उसको बोलते हैं CORR। हम मैथ कैसे लगा सकते हैं उसके उस वर्ड को बोलने में, मैथ लैंग्वेज ही नहीं थी। मैथ आप समझो, मैथ से क्यों कनेक्ट कर रहे हो उसको। आप सिंपली अगर उसको बोलोगे तो क्या बोलोगे, CORROSION। ये एक्चुअल है, ये सिस्टम है ना। तो ये हो गया कोरोजन। इज दैट, कोरोना मत समझ लेना इसको, कोरोना कति मत समझ लेना, क्योंकि कोरोना ने
हमारे क्या पूरे वर्ल्ड के कितने ही रुपए लोगों के खाली हैं और कोरोना के चक्कर में कितने ही लोग हैं जो पैसा खा रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो कोरोजन बोले तो कोरोना की वजह से, बोले तो जनता के करोड़ों रुपए बोले तो लोग डकार रहे, खा रहे, ध्यान रखना है ना। कोरोजन ये हो गया आपका कोरोना को कोरोसिव। इसलिए मैं कहता हूं कि हे शिव इस कोरोना को, हे शिव इस कोरोना को, देखो ट्रिक बनाने के चक्कर में मैं एक आर लगाना भूल गया, हे शिव इस कोरोना को हमसे दूर करो। कोरोसिव हमसे बोले तो इसका मतलब क्षय कर दो, है ना, तो क्षय करना, तो मैं यहां लिख देता हूं इसका मतलब येलो पेन से, तो क्षय कर, राइट। तो ओवरऑल ये हो गया इसका एडजेक्टिव कोरोसिव। कोरोजन ये हो गया इसका, समझ में आ गया क्या, नाउन। और ये कोरोड जो है ये हो गई वर्ब। तो ओवरऑल आपने इधर से शुरुआत की, आपने देखा कि इसकी वर्ब क्या होती है और आपने फाइनली समझ भी लिया कि वर्ब ये है। आपने आगे चले तो आपको पता चला कि गुरुदेव इसका एडजेक्टिव क्या होता है। तो शिव जी भगवान से कोरोना की जब आप प्रार्थना करोगे तो कोरोसिव वर्ड निकल के आ जाएगा। और भैया इसकी नाउन क्या होती है, बोले तो सन, बोले तो जनता के करोड़ों रुपए खाने वाला कोरोजन होता है भैया, कोरोना खा गया जैसे कि। बात समझ में आएगी नहीं है। तो अपन ये एक चीज और कह सकते हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो एडजेक्टिव है ना, इस एडजेक्टिव का अपन एक बार थोड़ा सा 5 ग्राम मुंह तोड़ देते हैं। कैसे, देखिए जरा देखिए, हम इसको एक लाइन खींच के इसका 5 ग्राम मुंह तोड़ देते हैं। ये कह रहा है कि मेरे को तरीके से समझाओ, तो ये कह रहा है हम इसको यूज करते हैं टेंडिंग टू कोरोड। लो इसकी डेफिनेशन दे दी मैंने थोड़े से एडजेक्टिव के सेंस में, राइट ना। अगर कोई ये जानना चाहता है कि टेंडिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट ना, तो भैया आपको ये पता होना चाहिए। मैं मेरे हिसाब से तो बोले तो देखभाल वगैरह इसको कहते हैं, हाँ है ना, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको एज ए वर्ब के नजरिए से देखूं तो एज ए वर्ब के नजरिए से समझाने के लिए मुझे एक लाइन यहाँ खींचनी पड़ेगी और फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा येलो पेन से, और आप समझोगे, आप भागोगे नहीं। देखो स्वाद केवल खाने में आता है, पढ़ाई में कभी स्वाद नहीं आता। जो पढ़ाई में स्वाद देखता है वो कभी पढ़ नहीं सकता। इसलिए आप ध्यान रखना कि कोई मतलब चीजें ये नहीं है कि मैं मतलब धांसू सर की तरह, राइट ना, आपने देखा होगा इस तरह से मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, मैं उनकी तरह मेरे से नहीं हो सकता कि ताबड़तोड़ जो मैं जैसे दे रहा हूं आप वैसे इसको समझने की कोशिश करें। इज दैट क्लियर? ये एक थोड़ा एक ऐसा वे है, राइट, हंसी मजाक को थोड़ा छोड़ें। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, करोड़ों रुपए, मान ली बात। अब इसको वर्ब के सेंस में मैं कहूंगा टू डेस्ट्रॉय और ईट अवे, टू डेस्ट्रॉय, अब आप समझ जाएंगे, और ईट अवे, टू डेस्ट्रॉय और ईट अवे, राइट ना। कोई भी चीज कुछ भी खा जाओ, भाग जाओ, डेस्ट्रॉय कर दो या खा के भाग जाओ, एज रस्ट हो, केमिकल्स हो, राइट ना, ओवरऑल। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, राइट इसका। अच्छा मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं, राइट ना, और एग्जांपल के सेंस में थोड़ा सा क्रिया के सेंस का ही एक एग्जांपल दे देता हूं, जरा देखिए। द एसिड, द एसिड corroded द मेटल। अब ये कौन से सेंस में आ गया मैं आपको बता दूं, यहां इसका जो सेंस है ना, corroded का, वो खुरचना भी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में जब कोई चीज मतलब खुरदरी खुरदरी टाइप की हो जाती है, राइट ना, उसके सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं। तो बात ध्यान आई, ये इसका एक इस सेंस में एग्जांपल हो गया। फिलहाल डेफिनेशन में आपको बता दूं, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना या डैमेज करना, अब वो चाहे मेटल हो, चाहे स्टोन हो या फिर कोई और मटेरियल हो, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय के सेंस में हम यूज करते हैं कि आपने किसी चीज को डैमेज या डिस्ट्रॉय कर दिया स्लोली बाय केमिकल एक्शन, केमिकल एक्शन के द्वारा आपने किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, जैसे राइट ना, जैसे आप कह सकते हो जैसे एसिड रेन जो होती है ना, तो पॉइजन्स फेस एंड कॉरोड्स बिल्डिंग, तो जो मतलब अम्लीय वर्षा जो होती है वो बोले तो कितनी चीजों को नष्ट कर देती है, खराब कर देती है, कितनी मतलब चीजों को। तो ओवरऑल कहने का मतलब उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है इस वर्ड के बारे में। इज दैट क्लियर और नॉट? बोले तो एसिड रेन, पॉइजन्स फेस एंड कॉरोड्स विल्डिंग, बोले तो जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया एसिड रेन क्या क्या करती है, उससे ही आप इसको समझ जाओ उस सेंस में, राइट ना।
तो अब देखिए इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी उसके एक मैं सेंस बता देता हूँ। किसी चीज को कमजोर भी आपने कर दिया ग्रेजुअली, यू नो व्हाट, सपोज दैट, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई जैसे क्या कहते हैं, कोई मान लो कोई बर्तन वगैरह है, उस पर बहुत कुछ मतलब बहुत ऐसी कोई चीज जमी हुई है, कोई चीनी का बर्तन है, चीनी पत्थर वो जो होते हैं मिट्टी के बर्तन, उसमें वो बहुत ज्यादा गंदगी जमी हुई है, उस पर आपने तेजाब डाल दिया, तो तेजाब क्या करेगा, उसकी जो गंदगी है उसको क्या करेगा, बोले तो उसको डेमोज करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, उसको क्लीन करेगा। इज दैट क्लियर? या फिर आपने तेजाब क्या है कि किसी ऐसी मतलब टाइल पे डाल दिया जहां से उसकी जो चिकनाहट थी वो खत्म हो जाएगी, तो उस समय जो वो टाइल बनेगी वो खुरदरी खुरदरी टाइप की, या पत्थर जो बन जाएगा उसकी वजह से, वो आप समझ जाएंगे कि वो जो सिचुएशन है उसके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यू कैन से दैट डिस्ट्रॉय और वीकन सम, मतलब कोई भी चीज को, किसी भी चीज को आप मतलब वीक कर दो, डिस्ट्रॉय और वीकन ग्रेजुअली। इज दैट क्लियर और नॉट? सो फाइनली आप इस चीज को समझें, द सेल्फ सेंटर्ड क्लाइमेट corrodes ideals and concerns about social justice. So you can say wear away, eat away, erode, abrade. अब्रेड भी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, तो ओवरऑल इसके सिनोनिम के सेंस में आप कह सकते हो, बोले तो डिस्ट्रॉय करना। तो मैं यहाँ एक लाइन खींच के इसके सिनोनिम लिख देता हूं, नहीं तो आप ये समझोगे कि नाउन के बारे में अपन को चर्चा कर रहे हैं। ठीक है साहब, तो जरा फरमाइए कुछ इसके। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे डिस्ट्रॉय, तो ओवरऑल यू कैन से दैट डिस्ट्रॉय। फिलहाल मैंने आपको बताया अमिताभ ने ब्रेड पर घी रगड़ा, अब्रेड, अमिताभ ने ब्रेड पर घी रगड़ा और उसको खा गया, तो रगड़ना, खुरचना। इज दैट क्लियर और नॉट? डिस्ट्रॉय और अपग्रेड, इस वर्ड का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एग्जांपल भी मैंने बहुत प्यारा दिया है, कोई चीज बिकम रस्टी हो जाती है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी चीज है अगर वो बिकम रस्टी हो गई है, रस्टी जानते हो आप, टार्निश हो गई है, राइट ना, कोई चीज टार्निश हो गई है तो वो चीज मतलब, या कोई स्पॉइल हो गई है यार, है ना, पेरिस पेरिस हो गया या स्पॉइल हो गया, तो ये क्या है कि इसके सिनोनिम है, मिलते जुलते हैं। सिनोनिम का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली वही मतलब देगा, बट उससे मिलता जुलता है, राइट ना। तो आप रस्ट के लो, किसी चीज की मतलब जो क्वालिटी है उसको मतलब खत्म कर दिया, राइट ना, तो ये चीज है। तो हालांकि इसके एग्जांपल के लिए मुझे इसकी बैक वाली स्लाइड पे जाना पड़ेगा और वहां कुछ मुझे जगह ढूंढनी पड़ेगी, और जगह ढूंढने के बाद मुझे व्हाइट पेन लेना पड़ेगा, और व्हाइट पेन लेने के बाद मुझे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल क्या है जरा देखिए, यहां मैं दे रहा हूं, इधर ऊपर देखिए, एसिड जो रेन होती है, एसिड रेन जो होती है वो पॉइजन्स, एसिड रेन पॉइजन्स, FIS फिश जो होती है, या फिर एंड कोई भी किसी भी चीज को कॉरोड्स करती है, कॉरोड्स, राइट ना, राइट, बिल्डिंग्स, BUILDING, कॉरोड्स बिल्डिंग। बोले तो फिश को पॉइजन्स करती है एसिड रेन, जहर देके मार देती है, एक तरह से जहरी होता है फिश के लिए तो, और बिल्डिंग्स को कॉरोड्स करती है। तो बिल्डिंग्स कॉरोड होती है, उनका मतलब वो होता है ना, वो तहस नहस होना या खराब होना, या आपने देखा होगा पुरानी बिल्डिंग जो होती हैं वो कैसे कैसे गल गल के गिरती हैं, वो ना ईंटें वगैरह, तो वो हो गया साहब। ठीक है साहब, तो ओवरऑल मैंने आपको ये चीज समझा दी है, एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिख दिया है, करोड़ों रुपए एक एक करके जनता हमारी है खा गई है कोरोना के चक्कर में। इज दैट क्लियर? चेक करना। अब इससे ज्यादा तो मैं शब्द के बारे में आपको क्या समझाऊं भाई, बोलो बात समझ में आएगी नहीं है? तो आपको कभी गलती नहीं करनी। एक बार एक टीचर ने क्लास में लड़की की कॉपी को जांचते हुए उससे पूछा कि बेटा मुझे यार थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि तुम अकेले इतनी गलतियां करते हो तो बच्चे नालायक जो होते हैं वो जवाब कैसे देते हैं? खड़े होकर के बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सर सुनो, सबसे पहली बात तो ये है कि यह सब सारी गलतियां मैंने अकेले ने नहीं की हैं, मेरे पिताजी ने भी इसमें मेरी मदद की है। ऐसे मंद बुद्धि वाले बच्चे जो होते हैं जब भी एडमिशन लेने आए उनको काउंटर पे ही उनका एडमिशन रिजेक्ट कर देना चाहिए, राइट ना। ऐसे लोगों का काउंटर पर, ऐसे मंद बुद्धि वाले बच्चे जिनको ये नहीं पता कब किस बात का क्या जवाब देना है, तो ऐसे लोगों को जैसे ये लोग काउंटर पर पहुंचे तो तुरंत प्रभाव से COUNTER, काउंटर पे जैसे ये पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना, काउंटर पे ये जैसे ही आपके आए एडमिशन लेने, कौन? मंद बुद्धि वाले बच्चे, राइट ना। बोले तो जो नालायक टाइप जो बच्चे होते हैं, तो ऐसे मतलब एक बात बता रहा हूं, ऐसे बच्चों को कैंसिल कर देना चाहिए, प्रत्यादेश कर देना चाहिए, आया ना।
या फिर आपने इनको जो आदेश दिया है उसको वापस ले लेना चाहिए। तो बात ध्यान रखना भैया, कैंसिल करना, रद्द करना, रिजेक्ट करना, यानी कि कैंसिल अन ऑर्डर के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो फाइनली मुझे व्हाट हैव आई टू डू, मुझे ये पेन लेना पड़ेगा और मुझे यहां लिखना पड़ेगा क्या, कैंसिल अन ऑर्डर, कैंसिल अन ऑर्डर, पहली बात। और दूसरी बात क्या है इसकी, अगर पहली बात कैंसिल, दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही प्यारा शब्द है जो आपका वर्ब है। तो यहां आप इसको लिख दो बड़े ही प्यारे तरीके से, ये आपका वर्ब है। चलिए मान लिया, अब आप ग्रीन पेन लो और आप समझाओ। एक तो आपने ये समझा कि कोई भी ऑर्डर आपने किसी को दिया है, आप उसको अगर कैंसिल कर रहे हो उस सेंस में हम ये काउंटरमांड वर्ड यूज करते हैं। यानी कि मैंने क्या बताया, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं काउंटरमांड वर्ड है ये, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो आपके क्लोज टेस्ट में इतने काम आने वाले हैं। यदि आपने सच में इन क्लासेस को अटेंड किया, ज्वाइन किया, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं बच्चों आपको ये समझ आ जाएगा कौन सा वर्ड कहां कब कैसे यूज किया जाता है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि हमें ये तो पता होता है इसका हिंदी मीनिंग क्या है, बट यूज कहां करना है ये हमें नहीं पता होता। तो आप कह सकते हो पूर्व आदेश को वापस लेना, जो आपने पहले जो आदेश दे दिया है उसको वापस लेना। तो मैं यहां लिख देता हूं ऐसे, यहां पूर्व आदेश, ओहो हो, देखिए मैंने कितना गंदा पूर्व लिखा है, राइट। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता मैं इतना गंदा भी लिख सकता हूं, राइट। पूर्व आदेश को वापस लेना, यानी कि आपने अपना ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया है। तो आपने जो पहले आदेश दे रखा था या जो ऑर्डर दे रखा था कि साहब मुझे तो इतना माल मंगाना है, आपने उसको वापस ले लिया, भैया मुझे नहीं मंगाना रे यार। अरे बेबुद्धि के आदमी, अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए, ऑर्डर देने के बाद में ऐसे कौन करता है। खैर हमें नहीं पता, हम इतना जानते हैं कि हमें इसका सिर्फ एग्जाम्पल चाहिए और वो एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ लिखूंगा ऊपर। तो जरा देखिए इसका एक एग्जाम्पल जो कि ब्लैक पेन से मैं आपके सामने लिखना पसंद फरमाऊंगा। तो कैसे, द इलेक्शन was countermand। बिल्कुल इस बात से मुझे भी ये बात समझाने में आसान हो गई कि भैया की जो इलेक्शन जो पहले से डिक्लेयर कर दी थी उनकी डेट, राइट ना, was countermanded। अरे यार जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो मैं ईडी लगाऊंगा ना, ईडी लगाना कैसे भूल सकता हूं। तो भैया was countermanded, राइट ना। अच्छा पेन मेरे पास ब्लैक है, ये बाय द, बाई बोले तो द, राइट, डेथ, DEATHE, डेथ ऑफ आ कैंडिडेट, यानी कि एक कैंडिडेट की किसी सदस्य की डेथ हो गई, डेट्स वाई। बोले तो जो इलेक्शन को कैंडिडेट है ना, ये प्लूरल नहीं है सिंगुलर है, जो कैंडिडेट की जो डेथ हुई थी उसकी वजह से काउंटरमांड करना पड़ा, बोले तो रिजेक्ट करना पड़ा, बोले तो मना करना पड़ा कि भैया हम नहीं ले सकते, अब इलेक्शन नहीं कर सकते, अभी इसकी डेट को इसकी तिथि को हमने डिसीजन में रख दिया है, ओवरराइड कर दिया है हमने। इज दैट क्लियर। तो ओवरऑल इसका जो सही मायने में निकल के आता है वो निकल के आता है प्रत्यादेश। इसका जो सही मायने में जो हिंदी अर्थ आता है वो प्रत्यादेश आता है, बट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहता हूं कि आप अगर इसको समझना चाहते हो तो आप इसको ओवरटर्न कह लो, रसायन कह लो, रिपील कह लो। इज दैट क्लियर। यानी कि आप किसी चीज को मतलब आप कह रहे हो टू टेक बैक, यू नो, ऐसे आप कह सकते हो। एंड डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं इसको समझाने के लिए, तो डेफिनेशन इसकी कहती है कि कोई भी ऑर्डर है आपने उसको रिवोक किया है, यानी अन ऑर्डर रिवोकिंग अ प्रीवियस वन, ठीक है, रिवोक कर दिया, रिवोक एन ऑर्डर। तो ये जो शब्द है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो प्यारा सा जो आप शब्द देख रहे हैं काउंटरमैंड, ये आपकी वर्ब है। इज दैट क्लियर और नॉट। और कैंसिल के सेंस में हम इसको यूज करते हैं, रद्द करने के सेंस में हम यूज करते हैं। आप इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स लेकर के आप इसको और भी भले तरीके से समझ सकते हो, पर एग्जाम्पल में इसका देना चाहूंगा। देखिए बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, an order to arrest the strike leaders had been countermanded। तो ओवरऑल वापस से सुनिए, मैं कह रहा हूं अन, ORDER, अन ऑर्डर, पढ़ने वाला ही बच्चा समझेगा, राइट ना। क्या समझेगा, ये नहीं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये समझेगा वैल्यू क्या है, ये जो चीज चल रही है। अरेस्ट,
बोले तो अन ऑर्डर टू अरेस्ट द स्ट्राइक, इज दैट क्लियर? लीडर, स्ट्राइक लीडर्स को अरेस्ट, राइट? स्ट्राइक किनको? लीडर्स को। बोलो भाई, बोलो मेरे साथ, बोलते रहो। लीडर्स हैड, इज दैट क्लियर और नॉट? बीन काउंटरमैंडेड, बीन काउंटरमैंडेड। तो मैं यहां लिख देता हूं बीन, राइट ना? अच्छा, पेन चेंज करने के बाद इस वर्ड को हैड बीन काउंटरमैंडेड, काउंटर MENDED, यानी कि वर्ब ये आपका है, इसलिए मुझे काउंटरमैंडेड करना पड़ा। इज दैट क्लियर और नॉट? फाइनली आपको ये बात समझ में आ गई होगी और इसके सिनोनिम में आपको जरूर बताऊंगा। और सिनोनिम लिखने से पहले, राइट ना, मैं एस बना देता हूं, ये लिख देता हूं, ताकि हम एक एक सिनोनिम इसका जाने और सीखें कि इसके भैया सिनोनिम क्या क्या है। इज दैट क्लियर भाई? चलिए, खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर आप ये सब कर रहे हैं तो। लेकिन आज के बच्चों की एक बात तो है, मेरे को जो समझ में आती है कि भगवान का दिया सब कुछ है उनके पास, भगवान का दिया सब कुछ है उनके पास, बुक्स हैं, नोट्स हैं, टाइम है, और हौसला तो इतना है कि जब चाहें पढ़ के टॉप कर सकते हैं। बस एक ही बात की कमी होती है, साला मूड नहीं बनता उनका पढ़ने का। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ भैया, हर एक दिन, हर एक रोज उनके ये रिट्रैक्ट, वापस अंडू, रिशाइन, बोले तो चीजों को कैंसिल कर देते हैं। आज नहीं पढ़ना, आज नहीं पढ़ना, डिसअफर्म कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, है ना, क्वैश कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम इसके सिनोनिम पर चर्चा फरमाएंगे, और चर्चा फरमाने से पहले मैंने आपको इसका एग्जांपल दे दिया है और मैं इसके सिनोनिम जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने सिनोनिम लिया रिवोक करना, रिवोक, राइट ना? ठीक है, हटा दिया आपने, वो कोई मतलब ही नहीं है। या फिर आप कह सकते हो रसायन विद्या, बोले तो RES, रस बोलो, और CI बोलो रसायन, रसायन, और ND रसायन विद्या, बोले तो रसायन विद्या पढ़ना मैंने उसका रिजेक्ट करवा दिया। भैया रसायन मैंने आपको पढ़ाया था, रसायन जो होते हैं उनका यूज करना मैंने रद्द करवा दिया। यार रसायनों का यूज मत करो, रसायनों का यूज करने से बड़ी दिक्कत आ रही है। इज दैट क्लियर? बोले तो आप वापस चीज को अंडू कर दो। अंडू का मतलब समझ आया? मैंने बोला जो रिजेक्ट करना, वापस मतलब किसी चीज को जो आपने पहले से ऑर्डर दे रखा है उसको रिजेक्ट करना। तो अंडू का मतलब यही है, जैसे आप कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हो, आपने कोई मतलब उसको कमांड दी, अरे यार गलत कमांड दे दी, तो आप उसको वापस कर देते हो, तो उसे कहते हैं अंडू आपने कर दिया, यानी कि आपने विड्रॉ कर लिया वापस। एक बार आपने मनी पैसा जमा कराया बैंक में, वापस ले दे रहे मेरे पैसे, मन ने नहीं जमा कराने। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ विड्रॉ भी ले लिया, राइट ना? तो विड्रॉ वापस ले लिया आपने, जो पैसा है वो, तभी तो हम उसको कहते हैं विड्रॉ कर दिया आपने, आए ना? क्वैश वर्ड भी है, QUASS, क्यों ऐश्वर्या ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, राइट ना? क्यों ओवरटर्न कर दिया, राइट ना? ओवरटर्न, राइट ना? ओवरटर्न भी इसका हो गया था, राइट ना? आपने किसी को मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, आपने उसको वापस घर ले आए, तो इसका मतलब है कि भैया आप लेके आए, अब इसको वापस ले जाओ, तो जिसे हम कहेंगे डिस्चार्ज। अब अगर गौर फरमाओ और दिमाग पे ध्यान दो तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ यार मतलब समझ में आ गया। इज दैट क्लियर और नॉट? तो कैंसिल हो गया, नलीफाई हो गया। मैंने आपको बताया था कि नल की फाइल लेके गया था मैं, बोले तो मैं नल लगवाने के लिए गया था, तो NU नलीफाई, मैंने वर्ड में पढ़ाया था आपको, नलीफाई याद है क्या? कोई बता सकता है क्या पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो नल की फाइल को रिजेक्ट कर दिया था, है ना? अपने गेट आने पर मैंने मना कर दिया, नेगेट, अपने गेट आने पे मैंने मना कर दिया, रिजेक्ट करना। तो ओवरऑल कहने का मतलब रिवोक हो गया। देखते जाइए, रसायन शास्त्रों का मतलब रसायन चीजों का, रासायनिक चीजों का यूज करना मैंने कैंसिल कर दिया है, अंडू कर दिया है। बोलो हाँ या ना? बोले तो मैंने पैसा जो जमा कराया है उसको मैं विड्रॉ वापस लेने जा रहा हूँ, बोले तो हाँ या ना? बोले तो मैं ओवर टर्न ले रहा हूँ यार, वापस टर्न ले रहा हूँ मैं, राइट ना? क्यों कि गलती कर दी यार, हमको इधर टर्न लेना ही नहीं चाहिए। या ऐश्वर्या ने क्यों उसके ये क्वेस्ट, क्यों ऐश्वर्या ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया, बाप हॉस्पिटल ने उसको, बोले तो आपने जिसको भर्ती कराया था उसको डिस्चार्ज कर दिया। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बात समझ में आएगी नहीं आई? तो नेगेट, अपने गेट, ये भी आपके सामने हो गया। ये देखो नेगेट, अपने गेट, इसको बनाएंगे तो अपने गेट मैंने जाना मना कर दिया, अब वापस मैं अपने गेट नहीं जाऊंगा। नल की फाइल अब मैं वापस नहीं लगाऊंगा, किसी ने मेरी नल की फाइल को रिजेक्ट कर दिया। तो ओवरऑल ये इसके सिनोनिम पे मैं चर्चा फरमा रहा था। बोले तो अन्नू ने नल उखाड़ करके, बोले तो अन्नू ने एनल भी इसका अपन यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? अन्नू ने नल की फाइल को भी रिजेक्ट कर दिया। तो फाइनली मैं इधर ही लिख देता हूं ANNU,
राइट, अनु ने नल के फाइल को रिजेक्ट कर दिया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये, ठीक है मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, आप इसको समझ रहे हो, राइट ना, ये वर्ड आ रहे हैं, काम में आ रहे हैं। ये देखिए आप, रिवोक हो गया, राइट ना, रिवोक हो गया, अनु ने नल की फाइल को रिजेक्ट कर दिया। मैंने कितने ही प्यारे तरीके से इन शब्दों को मैंने रखा है। तो यू कैन से दैट वास्तव में सर कुछ भी कहो लेकिन हम पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए आपके अंदर हौसला होना चाहिए जो हमारे पास में नहीं है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में होता है, वैसे एक बात बताऊं मैं, जो आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं एग्रीमेंट करने में पीछे नहीं होते, समझौता करने में। एक बार कॉमर्स के प्रोफेसर ने एक स्टूडेंट से पूछा कि यार कोई बिजनेस अगर शुरू करना है तो वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भरोसेमंद ऐसा कौन सा सोर्स है जिसके साथ हम एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो एक बड़ा ही मेधावी विद्यार्थी था गुरुदेव, बड़ा ही प्यारा सा सवाल, मतलब आंसर है इसका कि जो बीवी के पिताजी हैं यानी कि ससुर साहब वो, और वहां बात ना माने तो सास, बोले तो आंटी जी। क्या फैंटास्टिक और खतरनाक जवाब दिया है। तो कौए ने आंटी से समझौता किया। कौए ही होते हैं ऐसे लोग हैं जो वित्तीय सहायता बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आंटी बोले तो अपनी सास से वित्तीय सहायता लेते हैं। तो कुछ कौए ऐसे थे जिन्होंने अपनी आंटी के साथ समझौता किया, राइट ना, कोवेटस। मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था कि यूएसए के जो कौए होते बड़े लालची होते हैं, इसलिए वो आंटियों से समझौता कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इस वर्ड को यहां तरीके से आपको लिख के बताऊं तो इसका मतलब निकलेगा समझौता। बात समझ में आएगी नहीं आई? समझौता या प्रतिज्ञा पत्र आप इसको कह सकते हो। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र आप इसको कह सकते हो। या फिर आप अगर चाहो तो आप इसको कह सकते हो, ना 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 ना, आप इसको क्या कह सकते हो जरा देखिए, लाइन हट, हमें वो लाइन चाहिए दूसरी वाली। आप इसको अनुबंध करना कह सकते हो कि आपने किसी के साथ अनुबंध किया है, अनुबंध करना। अब आप समझना इस चीज को, ये क्या क्या चीज हो सकती है। इज दैट क्लियर? अनुबंध करना या रिटर्न प्लेस करना, या बॉन्ड, बॉन्ड जो होता है ना, यानी कि यू कैन से दैट अन एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट, यानी कि अन एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल और टू पार्टीज टू डू और नॉट टू डू समथिंग, क्या करना है क्या नहीं करना है, उस चीज को लेकर के जो हम एग्रीमेंट करते हैं उसे कोवेनेंट कहते हैं, प्रण जिसे हम कहते हैं। तो ओवरऑल मैं यहां लिख सकता हूं प्रण। इज दैट क्लियर? तो बताइए मुझे, समझाइए मेरे को, क्या आपको ये बात समझ में आई? कौए ने आंटी से क्या कर लिया? बोलो समझौता। वापस से बोलो, कौए ने आंटी को कैसा पत्र दिया? प्रतिज्ञा पत्र। तो प्रतिज्ञा, राइट ना, ये प्रतिज्ञा बन रहा है यहाँ, राइट ना। आप चाहो तो इस पत्र का मुंह तोड़ करके इसको थोड़ा दूर लिख सकते हो, प्रतिज्ञा से दूर। तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, व्हाइट पेन से लिख देता हूँ प्रतिज्ञा पत्र। इज दैट क्लियर? आप ये कह सकते हो कि भैया मैं प्रण लेता हूं, संधि जिसे कहते हैं दो देशों के बीच में होती है ना, राइट, जो बॉन्ड होता है। या कंपनी में आप किसी में नौकरी करने जाते हो तो वहां वो आपसे अनुबंध करवाते हैं कि आप हमारे पास में कम से कम इतने दिन काम करोगे। तो भैया यहाँ ये बन रहा है COVE, बोलो हाँ, COVE, इससे बन गया आपका कौआ। तो भाई कौवे ने और ANT से आप इसको फड़फड़ा दो, साफ साफ आपको दिख रहा है, आंटी आप बनाओगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं रो सकती। तो कौवे ने आंटी से कर लिया भाई समझौता, मानना पड़ेगा। रियलिटी इज दैट इज, मतलब वचन दे दिया उसने, आया ना, क्या दे दिया? वचन, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, राइट ना। अब हम इसको समझो, मतलब आप कह सकते हो कि दो लोगों के बीच में ट्रीटी हुई है, ट्रीटी जिसे हम कहते हैं, राइट ना। या फिर कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट है। आप कह सकते हो उन लोगों के बीच में फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है भाई? फॉर्मल एग्रीमेंट उन लोगों के बीच में, उन दो पार्टीज के बीच में हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। यानी कि ये नाउन भी है, राइट ना, हम इसको क्या कह रहे हैं, ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है,
दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो इसको दोनों होने से रोके। कोवेनेंट दोनों है, राइट ना, राइट। कॉन्ट्रैक्ट यानी फॉर्मली कोई किसी चीज के लिए आप एग्री हो गए हैं, तो या फॉर्मल एग्रीमेंट से आप समझ सकते हो इसको, या रिटर्न प्लेस से आप इसको समझ सकते हो, या ऑब्लिगेशन से आप इसको समझ सकते हो। ओवरऑल किसी से ना समझो तो BOND बॉन्ड से आप इसको समझ सकते हो। तो कौए ने आंटी से समझौता किया। कौए ने आंटी से क्या किया? समझौता। एक बच्चे ने भी समझौता किया था अपने प्रोफेसर साहब से। इंजीनियरिंग स्टूडेंट था कोई, और वो बोलता है सर कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन। तो प्रोफेसर साहब ने कहा यस। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट बोला इफ यू कैन आंसर ऑफ माय क्वेश्चन आई विल एक्सेप्ट माय फाइनल मार्क्स, इफ यू कांट यू हैव टू गिव मी ए। प्रोफेसर एग्रीड। इंजीनियर स्टूडेंट आस्क्ड what is legal but not logical? What is logical but not legal and neither legal nor logical? फंसा दिया साहब बच्चे ने। प्रोफेसर साहब ने सोचा, मतलब उन्होंने सोचा कि यार अबाउट इट 4 hours and ponders no answer, मतलब यू कैन से काफी देर सोचा उन्होंने, थॉट अबाउट इट, इसके बारे में, मतलब लंबे समय तक, काफी देर तक उन्होंने सोचा, बट पॉन्डर नो आंसर। इज दैट क्लियर? तो ही हैड टू फाइनली गिव अप एज ही रियली डिड नॉट नो। उसने इस तरह से गिव अप कर दिया, हाथ खड़े कर दिया प्रोफेसर साहब ने, बेटा मैं नहीं बता सकता, मारे तो माथे में ही कौन आ रही हो कि तेरे इतने खतरनाक क्वेश्चन का जवाब मैं काहे दूं। तो प्रोफेसर साहब को उसको इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ए देना पड़ा, ए ग्रेड। देन ही आस्क्ड इंजीनियर फॉर द आंसर। इंजीनियर साहब से प्रोफेसर साहब ने पूछा, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो था उसने क्या आंसर दिया? सर यू आर 65 मैरिड टू 20 years old woman, दिस इज लीगल बट नॉट लॉजिकल। योर वाइफ इज हैविंग an affair with a 23-year-old boy, this is logical but not legal. Sir, your wife's boyfriend has failed in his exam and yet you have given him an A. This is neither logical nor legal. प्रोफेसर साहब shocked in the comma. तो भैया ऐसे ऐसे एग्रीमेंट भी बच्चे कर लेते हैं कि भैया गुरुजी इस क्वेश्चन का आप जवाब दे दो तो ठीक है, नहीं दोगे तो आपको मुझे एक ग्रेड देनी पड़ेगी। हेलो साहब, स्टिपुलेट लोग होते हैं, कर लेते हैं अनुबंध, होनी चाहिए ताकत अनुबंध करने की, बोलो हाँ या ना। अब वो आपके अंदर नहीं है तो हम कैसे करें? तो ओवरऑल यू कैन से दैट कोवेनेंट, कौए ने आंटी के साथ समझौता क्या किया? बोले तो इसको समझने के लिए व्हाट कैन यू डू, आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट दिस वर्ड एंड यू आर गोइंग टू नो दिस वर्ड। यू कैन से सर अनएग्री, अन एग्रीमेंट, यस। कितने लोगों के बीच में बेटा? बोलो तो गुरुजी बिटवीन 2 people, कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए ना। ठीक है बेटा, मन ने थारी बात मान ली, और 2 पार्टीज हो सकती हैं, राइट ना, कंट्रीज हो सकती हैं, राइट ना। क्या करना है? पार्टीज टू डू और नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। बोले तो समथिंग, कोई भी चीज हो गई, राइट ना, टू डू व्हाट एंड क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ओवरऑल कह सकते हैं, ये आप एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझ सकते हो, राइट ना। क्या? सी, राइट। मैं एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल दे रहा हूं, साइंड, ये मतलब जो सी नाम की उसने साइन कर दिया है। बोले तो एक अनुबंध, कोवेनेंट, तो राइट ना, कोवेनेंट, राइट ना। टू गिव मनी, पैसा देने के लिए उसने बोले तो कोवेनेंट कर लिया, अनुबंध कर लिया है। क्या? टू द स्कूल फंड, टू द स्कूल फंड को, राइट ना। तो दैट इज द वर्ड दैट वाज बीइंग टॉट बाय मी। इज दैट क्लियर? तो डेफिनेशन मैंने आपको समझा रहा हूं, आप समझ रहे हैं। आप कह सकते हो, बोले तो सर यस शी वाज फोर्स्ड, उसको फोर्स किया गया टू साइन करने के लिए, राइट ना, SIGN, साइन करने के लिए द कोवेनेंट। बोले तो वो जो पत्र था, नियम पत्र जो था, तो कोवेनेंट जो होता है उसको हम नियम पत्र भी कहते हैं। तो नियम पत्र पर जो संधि हुई थी उस पर जबरदस्ती साइन करने के लिए उसको फोर्स किया गया था। इज दैट क्लियर? प्रण भी आप कह सकते हो, आई डिड नॉट कीप माई कोवेनेंट टू गिव चैरिटी टू द ऑर्फनेज, यू कैन से दिस। तो क्या समझे आप?
ए साइंड रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, इवन नेशंस हो सकते हैं, टू परफॉर्म सम एक्शन, क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसे हम संधि कहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? हेलो, सुन रहे हो क्या बच्चों? अरे अनएग्रीमेंट सीधी भाषा में कहां से लिखूं मैं, मेरे पास जगह नहीं बची है। इधर भी अगर मैं देखूं तो जगह मेरे पास में नहीं है, थोड़ी सी जगह बची है जहां मैं आपको इसके सिनोनिम लिख सकता हूं। प्रॉमिस मान लो, एग्री मान लो, एंगेज मान लो। आया ना? अपने आप को किसी चीज में बांध लेना। नहीं समझ में आया? अरे लैंडलॉर्ड भी तो कोवेनेंट्स करवाते हैं हमसे, एग्रीमेंट बनवाते हैं रिपेयर करने के लिए प्रॉपर्टी को, कि अगर आपने प्रॉपर्टी खराब कर दी है तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा भैया। हैं? तो आप क्या कहोगे? एग्री कह लो, स्पेशली बाय लीज के द्वारा, या डीड कह लो, हैं? और अदर मतलब लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो, डीड कह लो, इस मतलब एग्रीमेंट कह लो, कहो ना यार, रोक कौन रहा है? आप किसी चीज को गारंटी दे रहे हो, कमिटमेंट दे रहे हो, या कोई चीज को अंडरटेकिंग कर रहे हो, बॉन्ड कर रहे हो, किसी चीज के लिए सेटलमेंट कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, डील कर रहे हो यार। अरे ये सब क्या है बताइए, मुझे बताइए। कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी है या प्रॉमिस कर रहे हो, ये सब एग्रीमेंट के पार्ट है। अरे आप ये कह रहे हो राइट ना कि हाँ मैं आपकी बात से एग्री हो गया, ठीक है, आपने जो कहा हम उससे एग्री हो गए। समझे कि नहीं? खैर, आप शायद ही समझे होंगे। माथा दुख गया साहब। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, बहुत ही प्यारा सा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपको छलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। एक बार एक बच्चे ने ना फिजिक्स को बुरी तरह हिला डाला, सारे साइंटिस्ट फेल हो गए उसके आंसर को, मतलब उसके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। उसने क्या क्वेश्चन पूछा मैं आपको बताऊं। विच लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड ऑन हीटिंग? बच्चों आप मुझे जवाब दो कमेंट में कि विच लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड ऑन हीटिंग। कौन सा लिक्विड है जो गर्म करने पर सॉलिड होता है? अब प्लीज बेसन के पकोड़े जवाब देकर के ना मेरा मजाक मत उड़ाना, ठगने की कोशिश मत करना। कोई है जो इस जनता को ठगने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो इस जनता को ठगने की कोशिश कर रहा है? तो कौन है जनता को ठगने वाला? तो चला देखिए, एक वर्ड आपके सामने रखा है कि कौन है जो जनता को, कुशी ओ से तो बन रहा है कौन, तो मैंने यहां इसको बना दिया कौन। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, वापस से जरा देखिए, सी ओ से बना कौन और जेड ई एन से बना जैनता। तो कौन है जो जनता को ठगने की कोशिश करता है? तो फाइनली मैं इसकी लाइन यहां तक खींच रहा हूं, जिससे मैं बना रहा हूं एक ट्रिक। बोले तो कौन है जो जनता को ठगने की कोशिश करता है? राइट, मैंने को ये कौन नहीं लिखना था, इसका वर्ड लिखना था, इसका मीनिंग लिखना था व्हाइट कलर से। तो इसका मतलब हो गया ठगना। कौन है जो जनता को ठगता है? राइट ना? कौन है जो जनता को छलने की कोशिश करता है? छलना, ठगना या छलना। दिस वर्ड बोले तो इज वेरी रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो व्हाट? मानो तो ठीक, ना मानो तो कोई बात नहीं है। छलने के सेंस में हम इसको यूज करते हैं, चीट करने के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। राइट ना? तो हम कह सकते हैं, बोले तो क्या, चीट करना, CHEAT। राइट ना? चीट करना। आप कह सकते हो किसी को आप ट्रिक, बोले तो धोखा दे रहे हो। राइट ना? स्विंडल मैंने आपको बताया था, स्विंडल बोले तो मैं सैंडल लेने गया, उसने मुझे स्विंडल कर दिया, बोले तो धोखा दे दिया सैंडल में भी, तो स्विंडल करना। राइट ना? तो ये चीज एक्चुअली में ध्यान रखना इस बात को, आपको किसी ने फूल बनाने की कोशिश की है, ठगने की कोशिश की है, आया ना? तो ये वर्ड उससे रिलेटेड है। समझ में आया? डेफिनेशन, ए ट्रिक, या मतलब ये वर्ब है, वैसे तो मैं इसको ट्रिक और डिसीव भी कहूंगा। तो आप कह सकते हो ना, प्लीज डू नॉट थिंक टू पॉजन योर कंटेम्पोरारीज। परीरीज जो होता है ना, फॉर मेरे को कभी कभी भूलता नहीं है वर्ड, मैं बस ओवरऑल लिखना मुझे इसको पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये समझ में आएगा। तो मैं लिख देता हूं यहीं, डू नॉट थिंक, डू नॉट थिंक टू कॉजन,
योर contemporaries, राइट। तो ओवरऑल इफ यू वांट टू नो एनी मतलब क्या सिनोनिम, तो आई जस्ट कैन टेल यू, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, तो यू कैन से डिसीव, राइट, DECEIVE, राइट। डिसीव इज अ वर्ड दैट इज मतलब जो इसका बेस्ट बढ़िया वाला अच्छा वाला सिनोनिम है। इज दैट क्लियर गाइस? तो फाइनली मैं आपको बता दूं, राइट, एक और वर्ड आपके सामने है, आप चाहो तो उसको भी ले लो, ठीक है, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, क्रैंकी। अच्छा वर्ड है क्रैंकी, राइट ना। तो एक्चुअली में क्रैंकी का मतलब क्या होता है? क्रैंक लोग, सन की लोग, ढीले लोग। तो हम इसको डायरेक्ट इसको कर सकते हैं क्रैंकी, बोले तो सन की, यार ये बड़ा सन की आदमी है, राइट ना, तो सन की आप इसको कह सकते हो, सन की। आप इसको ढीला कह सकते हो, सन की कह सकते हो, ढीला कह सकते हो, आप इसे छीण कह सकते हो। इज दैट क्लियर? आप इसको टेडियस कह सकते हो, स्लो कह सकते हो। तो क्रैंक, कुछ लोग क्रैंक ही होते हैं, क्रैंक होते हैं, राइट ना। तो ज्यादा आपको इसके बारे में सोचना नहीं है। क्रैंकी बोले तो एक्चुअली में इल टेम्प मतलब आप कह सकते हो, इरिटेबल भी आप कह सकते हो, राइट ना। खैर ज्यादा इस वर्ड के बारे में आपको माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं है, अच्छा वर्ड है, राइट। मैं इस वर्ड के बारे में और तरीके से आपको कल वाली क्लास में आपको समझाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पता है, राइट, कि आप पक्के होंगे 100%, राइट ना। वैसे तो मुझे लगता है वो दौर आ गया है कि अभी पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि बच्चों को चाय की दुकान पे भेज के मोदी जी बनाना है या आईआईटी में भेज के केजरीवाल। डिसीजन इज योर्स। हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं गाइस, लेकिन उससे पहले लिसन टू मी, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ इंडियाज टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ना ना भूलें, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, वेयर यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया आरपीसी का सब्सक्रिप्शन 24 मंथ का 8400 का है, लेकिन अगर आप यही कोर्स लेने से पहले लाइवरॉइड प्रोमो कोड अगर आप यूज करके पेमेंट करते हैं तो यही कोर्स आपको 7560 में पड़ जाएगा। तो गाइज आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, इज दैट क्लियर, और कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।